This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः ज्येष्ठ शुद्ध पंचमी दिनांक 15 जून 2021 चरक निदान अध्याय 4 प्रमेय निदान शंखं चक्रं जलधान् दधतमृतजटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। यह खलु निदान दोष दोष विशेषेभ्यो विकार विघात भावाभाव प्रतिविशेषा भवन्ति। तर्हि निदान दोष दोष विशेषेभ्यः विकार विघात भावः विघात अभावः इत्येतयोः प्रतिविशेषाः भवन्ति। यदा हि एते त्रयो निदानादि विशेषाः परस्परं नानुबध्नन्ति अथवा कालप्रकर्षात् अबलीयांसः अनुबध्नन्ति न तदा विकाराभिनिवृत्तिः। यदा एते त्रयो निदानादि विशेषाः परस्परं न अनुबध्नन्ति अनुकूलतया न तिष्ठन्ति सर्वेषां अनुकूलतया न तिष्ठन्ति तर्हि न तथा विकाराभिनिवृत्तिः। तर्हि विकारः एव न जायते। कालप्रकर्षात् अबलीयांसः अथवा अनुबध्नन्ति। कालप्रकर्षात् यदि अबलीयांसः न केवलं कालप्रकर्षात् अपि तु अन्येपि तत्र वेदाः भवितुमर्हन्ति न तदा विकाराभिनिवृत्तिः। तदा विकारस्य अभिनिवृत्तिरेव न जायते चिरात् वापि अभिनिर्वर्तन्ते नो चेत् चिरेण एते विकाराः अभिनिर्वर्तन्ते तनुवा वा भवन्ति यथोक्त सर्वलिङ्गाः। तत्र लाघवं वर्तते एतेषां विकाराणाम् एवञ्च सर्वाणि लिङ्गानि अपि व्यक्तानि न भवन्ति विपर्यये विपरीताः। किन्तु यदा ये परस्परम् अनुबध्नन्ति बलीयांसः भवन्ति तदा विकाराभिनिवृत्तिः आशु भवति। सर्वसम्पूर्णानि लक्षणानि तत्र भवन्ति गौरवं विद्यते इति विपर्ये विपरीताः इति सर्वविकार विघात भावाभाव प्रतिविशेषां निवृत्ति हेतु भवति उक्तः। तो इस प्रकार के सभी विकार के विघात भाव अभाव इस प्रकार के हेतु जो है वो
कह दिए इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है इस सभी में कि विकारों का निर्माण होना है नहीं होना है, ये बहुत भावों पर निर्भर इस प्रकार का। और जब तक इन सभी भावों को हम भली भांति समझ नहीं लेंगे तब तक इसके बारे में पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने कल कहा कि ज्यादातर 1-to-1 रिलेशनशिप एलोपैथी में देखी जाती है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेनी टू वन इस प्रकार के रिलेशनशिप आधुनिक विज्ञान में नहीं है। इस प्रकार हर बरस पर्जन्य के बारे में अनुमान किया जाता है। अभी इस बरस में भी कहना है कि 101% बारिश होगी इस प्रकार से। तो उसके लिए 18 मुद्दे वो बताते हैं। उन 18 मुद्दों का विचार करके इस बरस में बारिश कितनी होगी, कहाँ होगी वगैरह ये बातें बताई जाए। तो ये क्या है, वास्तव में युक्ति प्रमाण ही है। बहुत सारे भावों का विचार करके निश्चित रूप से क्या होने वाला है इस प्रकार के बारे में सोचना, इसको अनुमान नहीं कहा जाता, क्योंकि ये एक भाव से जुड़ा इस प्रकार से नहीं है, बहुत सारे भाव इसमें जुड़े हुए। और फिर युक्ति प्रमाण ही इसके बारे में हमें बता सकता है। और युक्ति प्रमाण ये आयुर्वेद की खासियत। बुद्धि पश्यति या भावान बहुकारण योगता काला सात्मीया त्रिवर्गा साध्यशीया। तो बहुकारण योगजन्य जितने भी भाव है उनको देखने वाली बुद्धि, और हर समय उसको यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। यदा हम उसको प्रमाण कहते हैं तो प्रमाकरणम प्रमाण, उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रमा होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वो प्रमाण कहने लायक नहीं होगा। और बहुत सारे भावों को समझ में लेकर इस प्रकार से ज्ञान कर पाना, यथार्थ ज्ञान कर पाना, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार। तो आत्रेय ने जो कहा है शक्तम अस्माभिः अस्मद्विधेश्चान्ये तथा प्रतिविधातुं सिद्धेदेव औषधम एकांतेन, कि हमें और हम जैसे लोगों को ये पॉसिबल है कि निश्चित रूप से औषध सिद्ध ही हो जाएगा। उन्होंने अग्निवेश से कहा कि सभी संभार इकट्ठा करो पंचकर्म के लिए जो आवश्यक है, और अगर व्यापक होते हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए भी जो आवश्यक चीजें हैं वो भी तैयार रखो। तो अग्निवेश ने बताया कि हमें ऐसा करना ही नहीं है ना, पहले व्यापक करें और फिर उसके सुधारे, ये कैसी रीति है। तो अस्माभिः तथा प्रतिविधातव्यम यथा सिद्धिदेव औषधम एकांतेन, हमें ऐसा ही करना है कि कोई व्यापक हो ही न। तो उसको आत्रेय ने जवाब दिया है कि अस्माभिः अस्मद्विधेश्चान्ये तथा प्रतिविधा तथा सिद्धिदेव औषधम एकांतेन, हमें और हम जैसे अन्य वैद्यों को ये मुनासिब है कि केवल औषध जो है वो सिद्ध ही होगा, इससे कोई आशंका नहीं रहेगी ये ठीक करने वाला है नहीं करने वाला है, कुछ व्यापक होंगे वगैरह। लेकिन ये दोष दूष वगैरह सभी जो भाव है ये यानी आलोच्य माना नहीं। विमल कुल बुद्धि 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 आकुली कुली बुद्धि पुनः अल्प, जिसकी विमल विपुल बुद्धि है उसकी बुद्धि भी व्याकुल हो जाती है, तो अल्प बुद्धि वालों की क्या करना। और अनालोच्य माना नहीं। हाँ, अगर देखे नहीं उनको पुनः विहन्यु आतुरम, तो वो आतुर को ही ना आतुर का नाश कर देगी। तो अनदेखे तो भी मुसीबत है, देखे तो भी समझने में काफी मुश्किल है। तो ऐसी अवस्था में
हर समय हर मरीज के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त करें और कैसे योग्य चिकित्सा ही करें, ये बड़ा अहम मुद्दा इस प्रकार का है। इसीलिए आयुर्वेद की प्रैक्टिस काफी मुश्किल इस प्रकार की। फिर भी बहुत सारे लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं और जो ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं उनकी प्रैक्टिस ज्यादा चलती है, ऐसा भी दिखता है। एक मिनट में एक मरीज इस तरह से करने वाले भी लोग हैं और फिर भी वो अच्छा खासा कमाते हैं। वो किसी डिटेल्स में नहीं जाते हैं, काश है तो खोखला काढ़ा लिख देने का वगैरह इस प्रकार। फिर भी उनकी भी प्रैक्टिस चलती है और दिन में 4-5 या 10 मरीज लेने वाले और सोच समझ कर विचार करने वाले, उनकी भी प्रैक्टिस चलती है। तो हमें किस प्रकार का वैद्य बनना है ये हमें डिसाइड करना। अगर हम चुनिंदे केसेस ले लेंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट है, बाकी लोगों को ध्यान में नहीं आ रहे हैं, और फिर भी उसमें हम सफलता पाते हैं, जो साध्य है उसमें हमें सफलता मिलनी है, तो हमें ये निदान दोष दोष इनके बारे में काफी जिक्र करना पड़ेगा। सतताध्ययनम वादः परतंत्रावलोकनम तद्विद्याचार्य सेवाच बुद्धि मेधा करोगा, ये सुश्रुताचार्य ने बताया। तो सतताध्ययनम ये इसका मूल मंत्र है, सतत अध्ययन करते रहना, मूल ग्रंथों को पढ़ते रहना इस प्रकार। वादः और परतंत्रावलोकनम, परतंत्र का अर्थ क्या लेना, ये विवादित मुद्दा हो सकता है कि अन्य तंत्र आयुर्वेद जो हो, चाहे उसी शाखा के हो या फिर दूसरी शाखा के हो, वो देखते रहना, या परतंत्र का अन्य शास्त्र ज्योतिष वगैरह से लेकर, ये भी अर्थ हो सकता है। और तद्विद्याचार्य सेवा च, तद्विद्य जो आचार्य है उनकी सेवा करना, ये बुद्धि मेधा करना इस प्रकार का बताया गया। तो जैसे मैंने कहा था कि हम त्रिस्कंद कोश पर काम कर रहे थे और हमें डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बनाना था, और बहुत सारे भावों का इकट्ठा विचार करके एक नतीजे पर पहुंचता कि ये है, ये हुआ है इस प्रकार से, और ये हमें करना है चिकित्सा के रूप में। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है और क्या एग्जैक्टली करना है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है, और वो सभी मरीजों के बारे में। और सभी प्रकार की अवस्थाओं में हमें उसी प्रकार से ज्ञान होना ये जरूरी इस प्रकार का है। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हम बहुत साल प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है कि इस प्रकार की स्थिति है ना, तो ये निदान करना, ये दवाई दे देना काम होता है, ज्यादा सोचने की जरूरत है इस प्रकार से। और फॉर्मुलेशंस बन जाते हैं और उस फॉर्मुलेशंस के आधार पर बहुत सारे वैद्य प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी इसका प्रचलन ज्यादा है और मूल रूप से सभी रोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और अनुभव लेते रहना, और जो आत्रेय जैसे बने वो सबसे बढ़िया तरीका इस प्रकार। ऑफ कोर्स ये बहुत मुश्किल इस प्रकार का काम है। और परफेक्शन कहाँ तक आ सकेगा ये समझ लेना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। कोशिश तो हमारी चलती रहनी चाहिए कि हमें परफेक्शन पाना है सभी के बारे में, लेकिन कैसे पाएंगे? अभी मैं समझता हूँ कि निरंतर अध्ययन करते रहना ये एक मार्ग है,
तो विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते रहते हैं। और परतंत्रावलोकन ये केवल आयुर्वेद के ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं, बाकी अन्य शास्त्रों का भी, और चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी वगैरह, योग, इन सभी शास्त्रों का भी अवलोकन कर सकते हैं परतंत्रावलोकन से। लेकिन उसमें बह नहीं जाना है। सबसे आम मुद्दा ये है कि अगर उनके दृष्टिकोण से हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आने लगे और हम आयुर्वेद छोड़कर उसी दृष्टि से विचार करने लगे तो मुसीबत है। तो मूल हमारा जो धर्म है आयुर्वेद के बारे में सोचना, वो तो करते ही रहना है, इसलिए निरंतर उसके ज्ञान को बढ़ाते रहना ये एक आवश्यक इस प्रकार की चीजें। और फिर हर मरीज से मुझे सीखना है। कृष्ण ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च बुद्धिमताम, कि जो बुद्धिमान है उसके लिए पूरा विश्व गुरु जैसा है, आचार्य है। और वही जो मूर्ख व्यक्ति है उसके लिए शत्रु इस प्रकार का है। तो इस मरीज में मुझे क्या सीखने को मिला, ये अगर हम करते रहेंगे तो शायद ये बात बनेगी कि हम भली भांति सीखते रहेंगे और हमारे ज्ञान की अनुभव की वृद्धि इस प्रकार करती है। तो ऐसा क्यों कहा गया, जैसे निदान ये जो है रोग के कारण इस प्रकार से, तो बहुत सारे तरीके के कारण है। आहार है, विहार है, दिनचर्या है, औषधि सेवन इस प्रकार का है, पंचकर्म व्यापक है, दैव है, बहुत सारे कारण है। तो उन सभी कारणों का मेल जोल किस मरीज में किस प्रकार से है, और उसमें भी तरतम भाव है। सबसे अहम हेतु कौन सा है, गौण हेतु कौन से है, अनुवंशिकता किस रोग की है, पूर्वोत्पन्न व्याधि क्या क्या है, कृष्ण रोग रोग से हेतु परेशान इस प्रकार की कोई स्थिति है क्या, वगैरह वगैरह। तो हमारा जो केस पेपर है, मैं केस पेपर के बारे में इस फिर से जिक्र करूंगा इसके बारे में कि केस पेपर का परिणाम क्या निकल आना चाहिए, हमें क्या करना है, उसके आधार पर तो डायग्नोसिस करना है और फिर उसके आधार पर चिकित्सा पर उतर आना है कि कैसे किस प्रकार से चिकित्सा करनी है, इसके बारे में हमें सोचना है। तो अगर इस सभी का पर्यवसान इस प्रकार में नहीं होगा, चिकित्सा करने में इस प्रकार का नहीं होगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक तरीके से हमें सभी भावों को सोचना भी है और उसमें बह भी नहीं जाना। ये एक बात ऐसी हो सकती है कि अरे बाप रे, इतने सारे भावों का विचार करना है, तो बेटर ऑप्शन है जितने कम भाव समझे वो अच्छा है, अज्ञानम सुखास्तु उस हिसाब से, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा दे दे। ऐसी क्या मोटी बड़ी आपत्ति है कि कुछ केसेस ठीक नहीं होंगे, तो सक्सेस रेट सभी का अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। अगर नहीं होता है हमसे तो दूसरे के पास भेज देंगे, या मरीज अपने आप खुद चला जाएगा, हमें भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रकार से। तो ये बात अपेक्षित नहीं है जब हम इस प्रकार से सोच रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमें ही ट्रीट करना है। योगोसोशी सर ने एक कहा था कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है या सच्चे रूप में डॉक्टर बन गया, ये कैसे समझे। तो जो समझता है कि किसको मुझे ट्रीट करना है और किसको रेफर करना है, ये जो भलीभांति से समझ पाता है वो अच्छा डॉक्टर। उन्हें कम शब्दों में बात करी। उसमें ऐसा है कि अगर असाध्य ही रुग्ण है, मरने वाला है, और हम ट्रीट करते रहेंगे, बताया नहीं कि असाध्य अवस्था है, प्रत्येक के चिकित्सा नहीं, और फिर मृत्यु हो गई,
तो फिर भी दिक्कत है। ये लोग कहेंगे अरे इनको पता ही नहीं चला इस प्रकार से। और अगर हमें लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा है, दूसरे के पास भेज दिया और उसने उसको ठीक कर दिया, तो भी मुश्किल की बात है। ये पहले वैदिक को समझा ही नहीं है इस प्रकार से। तो मूल रूप से किसको छोड़ना है और किसको ठीक करना है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और इतने सारे वेरिएबल होने के कारण सभी का किस प्रकार से विचार करें। और संक्षेपतः क्रियायोग और निदान परिवर्जन में ये जो बात बताई गई है कि कारणों को टालना ये पहली चिकित्सा है। तो अगर कारणों को ढूंढेंगे ही नहीं तो रोग ठीक होगा ही नहीं, ये तो सही बात है। और यही सिलसिला एलोपैथी में चला आ रहा है कि कारणों को ढूंढने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कारण वैसे ही चालू रहते हैं, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, और वो भी आइदर मेडिसिन से या मैकेनिकल मीन से। तो रोग ठीक होने की संभावना ही नहीं रहती उसमें। तो ये तो बात हमसे नहीं होनी चाहिए कि रोग तो ठीक करना है। हमारा जो प्रयोजन है चिकित्सा का, वो धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र से प्रयोजन, धातु साम्य क्रिया ये इस तंत्र का प्रयोजन इस प्रकार का है। तो धातु साम्य यानी कि धातु की समावस्था या फिर आरोग्य, तो आरोग्य प्रस्थापित करना है हमें, केवल सिम्टोमेटिक नहीं करना है। तो सभी भावों को भली भांति समझ पाएंगे और सभी भावों के बारे में जो कारण है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, तो संभवतः हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। कैंसर के बारे में, कैंसर इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण है कि उसके कारणों को ढूंढा ही नहीं गया एलोपैथी से, कोशिश ही नहीं की है। और जो थोड़ी बहुत कोशिश हुई है वो तंबाकू तक सीमित रही है, उसके आगे गई नहीं है। और बगैर तंबाकू के कितने मरीज दिखते हैं, और 2-3 महीने के बच्चे भी आते हैं कैंसर के। तो कहाँ का तंबाकू का संबंध है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कारणों को अगर हम ढूंढेंगे नहीं, ये केस पेपर उसी के लिए बना है कि सभी प्रकार के कारण हमारे सामने आ जाए। अब बात रहती है कि इन कारणों के जरिए संप्राप्ति कैसे हो रही है शरीर में, और फिर किस प्रकार के व्याधि का, प्रकार से व्याधि का जन्म हुआ है, किस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति हुई है, साध्यावस्था अवस्था है, साध्यावस्था है, और फिर चिकित्सा क्या करनी है। अगर साध्यावस्था है तो चिकित्सा क्या करनी है। अब इसमें एक अहम सवाल इस प्रकार का होता है कि दोष और दूष्य आभ्यंतर हेतु बताए गए हैं, और दोष दूष्य समूर्छना किस प्रकार से बनी है, किस रोग की तरफ निर्देश कर रही है, ये समझ लेना ये अहम मुद्दा इस प्रकार का। और समझो कि व्याधि का निदान नहीं हो रहा है किसी रोग के स्वरूप में आयुर्वेद में। तो तान दोषलिंगे आदिश्य आदिश्य व्याधि साध्यान उपाचरित, दोषलिंगों के आधार पर साध्य व्याधि ये भी ग्रंथ का वर्णन है। सत्कार्यवाद आश्रय सैव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषता स्थानांतराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहु। वही प्रकुपित दोष, हाँ, समुत्थान विशेष से कारण विशेष से कुपित दोष स्थानांतर में जाकर बहुत सारे विकारों को निर्माण करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार के विकार को उसने निर्माण किया है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम कौन से दोष है, कौन से दूष्य है, इसके बारे में तो जानकारी पाना आवश्यक है।
हमारे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में हमने ये प्रयास किया था कि लक्षणों से आरंभ किया, जितने भी लक्षण हैं वो सभी जोड़ लिए, और जैसे जैसे लक्षण ऐड होते जाते हैं वैसे वैसे रोगों का डाटाबेस बढ़ता जाता है, और जिसको मैक्सिमम गुण मिलते हैं वो सबसे ऊपर आता है। तो उस प्रकार से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किस रोग की है ये सामने आ जाता है, और मैंने उसके बारे में काफी उदाहरण भी बताए। फिर लक्षणों के बारे में जिक्र होता है, पूर्व रूप के बारे में जिक्र होता है, और उपशय अनुपशय और संप्राप्ति, ये सभी भाव भी जाने जाते हैं। इन सभी के आधार पर हम ये रोग है, ये अवस्था है, ये प्रकार है, यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो भी निदान सामने आ रहा है उसके अगर हम सहमत नहीं है, ये पॉसिबल है कि सभी वैद्यों की सहमति इसमें होगी ही, ऐसी बात नहीं है। तो एक दूसरी बात हो सकती है कि ये सभी लक्षण पूर्वरूपावस्था के हैं और पूर्वरूपावस्था में ही मरीज हमारे पास आया है। तो उसको एक अलग हमने ढांचा बनाया कि ये सभी लक्षण जो है या बाकी जो भाव है वो अगर उभरते हुए व्याधि के बारे में निर्देश करते हैं तो वो भी एक डायग्नोसिस दे देते हैं। और ये कुछ भी नहीं हो रहा तो भी एक तीसरा दोष धातु मल के आधार पर डायग्नोसिस है। हमारे हिसाब में वास्तव में दोष वैषम्य ही विकार या रोग है। तो किस प्रकार का दोष वैषम्य है, हाँ, कि कब बढ़ा है, वात बढ़ा है, अग्नि बिगड़ा है, जो भी चीजें है उसमें वो सभी सामने आएंगी। सोतो दृष्टि के लक्षण कारण ये भी सामने इस प्रकार के आ गए हैं, और उसके आधार पर एक अलग निदान उभर आएगा दोष दोषों को लेकर। ये जो बात यहाँ पे निदान दोष दूष्य इस प्रकार से कही गई, उसी प्रकार से दोष दूषों के बारे में जानकारी मिलेगी। और वैसे रोग का निदान करते हैं तो भी दोष दूषों सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर हम रक्तपाचक, मांसपाचक वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं तो कौन से दूष्य इसमें है इसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। अग्नि अगर अच्छा नहीं है तो पाचन बंधन देना है वगैरह, इसके बारे में भी हमें जिक्र करना है। तो तीन तरीके का आउटपुट डायग्नोसिस में आएगा। एक तो रोग जो हो सकते हैं वो, और दूसरी चीज पूर्वरूपावस्था में कोई व्याधि है तो, और तीसरा जो है वो दोष धातु मल के बारे में क्या जानकारी मिलती है और उनके बारे में किस प्रकार से सोच सकते हैं, तो आगे चलकर कैसे करें। प्रमेह में अगर अनुवंशिकता है तो एक वैगुण्य है कि पीढ़ियों में प्रमेह है इस प्रकार से, तो आगे आने वाली पीढ़ी में होने की संभावना बहुत ज्यादा इस प्रकार की रहेगी। और अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है इस प्रकार की, तो भी प्रमेह में ये दिखाई देगा कि वैगुण्य इस प्रकार का शरीर में निर्माण हुआ है
और जिसके जरिए प्रमेय होने की संभावना सबसे ज्यादा इस प्रकार की है। तो बहुत जगह ऐसा भी होता है कि कुछ भी कारण सामने नहीं आता। कभी एक वैद्य का ही लड़का है, 5 वर्ष का ही है, जो है डायबिटीज डिटेक्ट हुआ और लक्षण तो प्रमेय के थे, उसका मुताबिक इस प्रकार, लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज भी नहीं था, वैसे इसके खाने में भी कुछ ज्यादा इस प्रकार का नहीं था। तो मैंने पूछा कि जन्मपत्री देखी है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ देखी है, राहु की दशा चल रही है, ऐसा कुछ है, और ये नवंबर दिसंबर तक चलेगी और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, ऐसा उस ज्योतिष ने बताया। ये थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है कि जुवेनाइल डायबिटीज है ठीक हो जाएगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जितने भी भाव हैं उसके संबंध में, उन सभी भावों को भली भांति सोचने की कोशिश करेंगे। हमने डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी रखा था कि अगर पुरुष है तो स्त्री विशिष्ट जितने भी रोग है योनि व्यापक है, उनका डाटाबेस अलग कर देंगे। स्त्री है तो पुरुष विशिष्ट प्रोस्टेट से लेकर या जननेंद्रिय से संबंध में जो भी विकार है उसको अलग कर देंगे। अगर युवा या वृद्ध व्यक्ति है तो बाल विकार सभी दूर कर देंगे इस प्रकार से। तो इससे डाटाबेस का साइज कम होता है और फिर प्रोग्राम जल्दी रन हो सकता है, नहीं तो ये काफी समय लेगा इस प्रकार से। मृत भक्षण नहीं है तो मृत भक्षण पांडु दूर करना है, अगर पंचकर्म का कोई इतिहास नहीं है तो पंचकर्म व्यापक को दूर कर देना है वगैरह। तो शुरू में ही एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे तो डाटाबेस का साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो खास इस प्रकार के अवस्था ये है कि जिनके कारण स्पष्ट है और वो नहीं है तो उनको टालेंगे। अगर वो है तो वो भी लेंगे और बाकी सब भी लेंगे, वो एक अलग चीज इस प्रकार की। तो दोष धातु मल के आधार पर अगर हमें जानकारी मिल जाती है कि ये दोष बड़ा है, इस गुणों से बड़ा है, ये उसके लक्षण है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं स्थान क्या है, उसके आधार पर कुछ स्थानिक चिकित्सा इस प्रकार से कर सकते हैं। तो निदान दोष और दूष्य ये जो 3 भाव बताए गए, इनके आधार पर विकार विघात भाव विघात विघात अभाव, विकार निर्माण होने ही वाला नहीं है या विकार निर्माण होने वाला है, ये दोनों बातें सामने आ सकती है। और फिर उसके बारे में बहस करनी है। अभी होता है ऐसे कि कोई व्यक्ति सिगरेट का सेवन कर रहा है सालों से, तंबाकू खा रहा है और उसका कहना होता है कि देखो मैं इतनी बरस से खा रहा होता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे पिता को, मेरे नाना या दादा को भी इस प्रकार का वो करते रहे और नेचुरल डेथ भी उनको कोई तंबाकू से हुआ नहीं इस प्रकार से। तो तंबाकू कारण है कैंसर का, ये कैसे बता सकते हो, इसके काफी के बारे में काफी बहस हुई है। तो शुरू में तो एलोपैथी का ये कहना था कि तंबाकू की ओर से रिलेशनशिप पाना मुश्किल है, लेकिन कैंसर की ओर से देखा जाए तो उस जमाने में 90% ऑफ द कैंसर केसेस वेयर ड्यू टू तंबाकू, टोबैको से। तो उसके आधार पर ये रिलेशनशिप सिद्ध हो जाती है। अभी इस प्रकार से हम हर कारण को देखने की कोशिश करेंगे। दही सेवन है, ग्रंथ में इसके बारे में काफी जिक्र किया गया है।
तो नैवाद्यान्निशे नैवोष्णम वसंतोष्ण शरद सुना वगैरह इस प्रकार। और ये निर्बंध पाले नहीं रहते हैं लोग, इन निर्बंधों को तोड़कर दही का सेवन करते रहते हैं, और फिर भी बहुत सारे मरीज लोगों में उसका कुछ दुष्परिणाम इस प्रकार का दिखाई नहीं देता है। तो लोग बोलते रहते हैं हम पीढ़ियों से दही खाते आ रहे हैं, कुछ परिणाम नहीं हुआ है इस प्रकार से, आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं खाना है इस प्रकार से। तो उसमें बहस के दो मुद्दे हैं। एक तो आज तक नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि आगे नहीं। व्यायाम स्निग्ध दीप्ताग्नि वयस्क बलशाली नाम विरोध्य न पीड़ा, ये सातवें मलकुंच भोजनम, ये जो बात बताई गई है। व्यायाम स्निग्ध दीप्ताग्नि वयस्क बलशाली, इनमें विरोधी अन्न भी पीड़ादायक नहीं होता, और अल्प मात्रा में होता है तो साथ में हो जाता है, विकार को निर्माण नहीं करता। फिर भी अहितक का साथ में हो गया तो उस साथ में को छुड़वाना है, और हित का साथ में नहीं है तो उसको बनाना है, ऐसा ग्रंथ है। आज तक खाया, आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर इससे भी तकलीफ हो सकती है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और जब तकलीफ होगी तो बड़े पैमाने पर होगी और आसानी से जीती नहीं जाएगी। मैंने एक केस बहुत बार बताई है, और बहुत पहले बताई है कि ऐसे ही दही सेवन करने वाले दही अत्यंत प्रिय व्यक्ति थे, और खट्टा दही पसंद था। तो भारत में तो खाते ही थे, हंगेरी में गए, वहाँ का योगर्ट उनको बहुत अच्छा लगा, तो 3 महीने केवल योगर्ट पर ही रहे, बाकी कुछ खाए ही नहीं। भारत में वापस आ गए, और एक हफ्ता हो गया, और एक दिन उनको महसूस हुआ कि वो बेड से इस तरह से उठ नहीं पा रहे हैं। तो फिर उठा के अस्पताल में दाखिल किया। वायरल एनसेफेलाइटिस, ये एलोपैथी का निदान था, और सभी वॉलंटरी मसल्स का नियंत्रण छूट गया था, तो कोई भी वॉलंटरी क्रिया नहीं हुई। दूसरे दिन इनवॉलंटरी मसल्स भी इन्वॉल्व होने लगे, तो श्वसन पर उसका असर पड़ा। फिर ट्रैकियोस्टमी की, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया, और फिर वो कोमा में चले गए। 4 महीने कोमा में रहे। आश्चर्य था कि बच गए फिर भी, और कोमा से बाहर निकल आए, लेकिन मसल्स में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था। अगर बैठने की कोशिश करते तो पाँव कहीं, हाथ कहीं, इस प्रकार से बॉडी कहीं इस प्रकार की होती थी। बोलने की कोशिश करते तो मुंह टेढ़ा हो जाता था, खाने की कोशिश करते तो हाथ और मुंह इकट्ठा होते ही नहीं थे, हाथ मुंह तक पहुंचता ही नहीं था इस प्रकार से। तो ऐसी अवस्था में 5 बरस चले गए, टोटली बेड रिडन थे। अब फिर मुझे मौका मिला इस मरीज को देखने का, तो हमारे हिसाब में तो ये वातव्य व्याधि है और अमृतवाद इस प्रकार का है। और जब मैंने सुना कि उनको खट्टा दही बहुत पसंद था, और आप भी खा रहे थे, क्योंकि एलोपैथी के किसी डॉक्टर ने इसके बारे में जिक्र किया ही नहीं था, दही खाना है नहीं खाना है, किसी ने पूछा भी नहीं था। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में आया वो अमल की ये द्रव्य आया, कि अगर दही खा रहे हैं और खट्टा चाहिए इस प्रकार का, तो नचाना मलकम, अमलक के बिना दही नहीं लेना। और फिर जैसे ही च्यवनप्राश उनने शुरू किया, तो वो सुधरने लगे, 1 महीने में बैठने लगे, 6 महीने में व्हीलचेयर पर आ गए, बोलना काफी सुधर गया। तो फिर ज्वाइन हुए फिर से लेक्चर ICH से, 60-70% करीबन ठीक हो गए, और वैसे ही रहे फिर आगे, इसमें आगे नहीं आया। आवृता वायवो ज्ञाता ज्ञाता व वत्सरं स्थिताः प्रयत्नेनापि दुस्साध्यः भवेयुर्वामपट्टमः।
तो आवृतवात अगर एक बरस के बाद बहुत ही कष्ट साध्य दुस्साध्य हो जाता है, वह अनुपक्रम हो जाता है, तो ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, फिर भी जो सक्सेस मिला है वो काफी अच्छा है, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। और केवल दही इस एक कारण के आधार पर ये मिला है। इफ ब्लड शुगर इज रेज्ड एंड नो साइंस of signs and symptoms present should be treated as prameha or any other way to decide how much we should take blood reports into consideration. ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अभी हमारी मानसिकता एलोपैथी के डॉक्टर के जैसी बदल गई है। ये रिपोर्ट्स सामने है, थायराइड लेवल बढ़ी हुई है, इस प्रकार से शुगर बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, HIV पॉजिटिव है, इस प्रकार के कई मरीज हैं जिसका निदान इन्वेस्टिगेशंस के जरिए होता है, सिम्टम्स कुछ भी नहीं। उस हालात में हम कैसे समझे और किस प्रकार से चिकित्सा करें, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार। तो मैं मानता हूं कि ये जो आधुनिक इन्वेस्टिगेशंस है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ही थोड़ा एक्सटेंडेड रूप इस प्रकार का है। माइक्रोस्कोप की खोज इसमें एक अहम है और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वो है, मानकर आगे चलना चाहिए। सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन एलोपैथी की दृष्टि से किया जाता है, आयुर्वेद की दृष्टि से नहीं किया जाता। तो एक मुद्दा ऐसा है कि हम आयुर्वेद की दृष्टि से फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रयोग करेंगे। मैं कई बार ये बात कही है कि अगर वातजुष्ट रक्त पित्तजुष्ट रक्त को हम लैब में सिद्ध कर सकते हैं तो ये हमारे लिए एक क्राइटेरिया बन जाएगा और उसके आधार पर एक कॉमन निदान इस प्रकार का बनेगा। फिर उसमें वातजुष्ट रक्त है तो वात प्रकोप के क्या क्या हेतु हैं ये भी हमें ढूंढना है, इसके लक्षण क्या है ये भी हमें ढूंढना है इस प्रकार से, और उसको मैच करना है। तो हम भली भांति समझ पाएंगे कि हाँ ठीक है, ये हम वातजुष्ट इस प्रकार से कर रहे हैं। उसी प्रकार से इसको अभी हम व्यभिचारी लिंग कह सकते हैं। जैसे कि व्यभिचारी हेतु है दुर्बलत्वात्, जो दुर्बलत्वात् व्याधिकरण असमर्थ। व्यभिचारी हेतु के बारे में बताया गया है कि जो दुर्बल होने के जरिए व्याधि निर्माण नहीं कर सकता, उसी प्रकार से जिसको हम साइंस एंड सिम्टम्स इस प्रकार से कहते हैं वो लक्षण व्यक्त नहीं हो रहे, लेकिन पैथोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल इस प्रकार से लक्षण सामने आ रहे हैं। और कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुसार इसको हम देखेंगे नहीं या उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो आफत आ सकती है, बड़ी मुश्किल हो सकती है। और इसलिए इनको अनदेखा नहीं करना है, लेकिन उसके बहकावे में भी नहीं आना। हमारे दृष्टि से क्या निदान हो सकता है ये हमें सोचना है इस प्रकार से। और हमारे निदान के अनुसार हमें चलना है। जाहिल वैद्य ने प्रोफेसर को एक मरीज के बारे में बताया, वो आया था डायबिटीज के लिए उनके यहाँ। उन्होंने नाड़ी देखी और लवण भास्कर दे दी, वो ठीक हो गया और शुगर भी उसकी नॉर्मल हो गई। तो सर ने कहा कि आपने लवण भास्कर कैसे दिया? तो बोले मेरा डायग्नोसिस तो अजीर्ण था मुझे उस ब्लड शुगर के बारे में कुछ भी नहीं करना था। तो ये एक अलग बात है कि अगर हमारा निदान कुछ अलग इस प्रकार का है और उसके मुताबिक अगर हम देते हैं, दवाइयां देते हैं और मरीज ठीक हो जाता है, चाहे एलोपैथी के पैरामीटर्स के अनुसार भी ठीक हो जाता है, तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो दिक्कत वाली बात है।
उसको जो सिम्टम्स थे वो शायद अजीर्ण के सिम्टम्स थे, लवण वास्कर देने से अजीर्ण के सिम्टम्स चले जाएंगे, लेकिन शुगर लेवल नॉर्मल में आएगी ऐसा नहीं बता सकते। उस मरीज में तो हो गया, लेकिन सभी मरीजों में इस प्रकार से होगा ये नहीं बता सकते। फिर लोग समझते हैं कि आयुर्वेद की चिकित्सा कुछ काम की नहीं है। और दूसरी चीज ऐसी है कि ये शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आई तो उससे आगे हाइपरग्लाइसेमिया होने के जरिए जो भी उपद्रव हो सकते हैं वो होने की संभावना फिर भी रहेगी इस प्रकार से। तो उनको हम कैसे समझे और उनको टालने के लिए कैसे करें, तो उसमें एक अहम मुद्दा ये हो सकता है कि ये व्यभिचारी लक्षण है, शायद बाद में व्याधि की अभिव्यक्ति हो सकती है, और इंटीग्रेटेड अप्रोच में उसको प्रमेह मानकर प्रमेह की चिकित्सा करनी है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। प्रमोद भिड़े या रघुवीर भिड़े जो रत्नागिरी में प्रैक्टिस करते थे बहुत साल, मामा जोशी परंपरा के थे, उनसे हमारी बात हुई थी, वो पुनर्टन प्रतिष्ठान में उनका व्याख्यान हुआ था, और उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो सिर्फ प्रमेह ही मानता हूँ, शुगर लेवल हाई है, प्रमेह की चिकित्सा देनी है और उससे शुगर लेवल कम हो जाती है, ऐसा उनका कहना। तो ये थोड़ा सा अलग मामला है कि अगर हम इसको उसी प्रकार से देखने की कोशिश करें मुझे लगता है कि हमें डायबिटीज और प्रमेह में अंतर करना चाहिए। और जिनमें हाई शुगर लेवल इस प्रकार का प्रॉब्लम है उनको डायबिटीज ही कहे। प्रमेह, अगर प्रमेह के लक्षण है प्रभुता विलंबितता वगैरह वगैरह और बाकी सब दोष दुष्य समुच्चय वगैरह है जो हम आगे पढ़ेंगे इसी अध्याय में, तो अलग बात है, हम प्रमेह को मानकर चलते हैं। अगर ये बात नहीं है कि लक्षण प्रमेय के कुछ भी नहीं है, हमारा निदान प्रमेय होगा, ऐसी बात नहीं है, तो फिर उसको हम कैसे समझेंगे। तो इसमें हमारा निदान अगर कुछ अलग हो पाता है अजीर्ण वगैरह इस प्रकार से तो ठीक है, उसकी दवा करेंगे, और उससे ये पैरामीटर्स ठीक होते तो भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये नहीं होता है, ये शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आ रहा है इस प्रकार से, तो कंसिडर इट एज डायबिटीज एज ए सेपरेट एंटिटी गिवन बर्थ बाय कन्वेंशनल वेज। जैसे हम अभी कैंसर के बारे में सोचते हैं उसी प्रकार डायबिटीज के बारे में सोचना है, और इसी मुद्दे को लेकर कि शुगर लेवल कम करनी है उनके हिसाब से किस तरीके से हम कुछ ढूंढ पाएंगे ये देखना है। काही लोकांना लोहान लहानपणापासूनच एखादा पदार्थ खाण्याची सवय असते, जसे दही, दूध, भात, त्याबरोबर भाजी किंवा रोज जेवणात दूध घेणे, अशांना हे साध्य समजावे की ते अहितकारक कारच समजावे। साऊथ इंडियन लोकही इथे राहूनही त्यांचाच आहार कंटिन्यू करतात, तेव्हा याचा विचार कसा करा। इसमें ऐसा है कि ये साथ में हो सकता है, लेकिन अहित का साथ में होना अच्छा नहीं है, वो बाद में तकलीफ करेगा, तो उसको धीरे धीरे छोड़ना ही है। और देश साथ में ये एक अलग चीज है, साउथ में जो साथ में है वो यहाँ पे साथ में महाराष्ट्र में, तो उसको छोड़ना ही है और उस देश का साथ में बनाना है। In diabetes patient has symptoms like excessive hunger, so can we consider it as विदग्धा जीर्ण। लेकिन क्षुधा होना या बुभुक्षा होना ये एक अलग बात है, और
सच्ची में क्षुधा है। क्षुधा और बुभुक्षा में अंतर है। भुक्तुम इच्छा बुभुक्षा, तो खाने की इच्छा होना ये बुभुक्षा है, और वास्तव में क्षुधा होना तो क्षुधा का एक परिणाम खाने की इच्छा होना ये भी होता है। और इससे अगर उद्गारुषु विरुत्साहो वेगोत्सर्ग यथोचितः लघुता पिपासा तो जीर्णाहार से लक्षण ये नहीं दिखते हैं तो अजीर्ण है, ऐसा समझ लेना। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो पचन उसका हो रहा है, ऐसा भी सोचना है इस प्रकार से, तो ठीक है, उसको क्षुधा मान सकते हैं। नहीं तो ये बुभुक्षा इस प्रकार की हो सकती है। बहुत सारे डायबिटीज के मरीज में सुबह भूख नहीं होती, फिर भी इनका जिक्र होता है कि नाश्ता करना जरूरी है, ब्रेकफास्ट लेना जरूरी है, क्योंकि दवा लेनी है उसके साथ। तो ये लोगों को भी एक कारण हो जाता है, चलो इस बहाने खाना खा लेना उचित है इस प्रकार से। तो पहला अन्न अजीर्ण है पहले दिन का, और फिर भी उस अवस्था में खाना खा लेते हैं क्योंकि दवा लेनी है इस प्रकार से, और ये विशेष साइकिल बन जाता है। तो इनमें मैं सुझाव देता हूँ कि ब्रेकफास्ट मत करो, ब्रंच करो, तब तक शायद भूख लग जाती है और फिर तकलीफ नहीं होती। उस समय खाना खाते हैं और उसमें दवा लेते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं, कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है नहीं नहीं है, हमें बताया डॉक्टर ने कि ब्रेकफास्ट करना ही है इस प्रकार से। तो ये मुसीबत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। और इसमें एक अहम मुद्दा है कि केवल दवा से ही रोग ठीक होने वाला, लाइफस्टाइल, खाना पीना, इसका रोग को ठीक करने में कोई संबंध ही नहीं है। यह एलोपैथी का विचार है, नहीं उसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं इस प्रकार से। वो तो होना ही है, दवा तो लेनी है इस प्रकार से। तो याभिक्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समासा चिकित्सा विकाराः, जिस किसी से भी धातु वैषम्य प्राप्त होता है, दोष सामने प्राप्त होता है, वो चिकित्सा है। तो अगर केवल आहार विहार से भी रोग ठीक होता है तो हमारे लिए क्या आपत्ति है? हमें विकार को ठीक करना है, इतना ही हमारे ध्यान। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जिनको एलोपैथिक निदान किया गया है इस प्रकार से, डायबिटीज हो, कैंसर हो, या और कोई चीज, किडनी फेलियर हो और कोई हो, और फिर उसकी गंभीरता के बारे में सोचा जाता है। बाप रे, क्रिएटिनिन 10 से ऊपर है, यूरिया 200 से ऊपर है, या फिर एसिडोसिस वगैरह, कीटोएसिडोसिस इस प्रकार की स्थिति है, जुवेनाइल डायबिटीज है इस प्रकार से, या शुगर लेवल बहुत हाई है, 350, 400, 500 इस प्रकार की है, HbA1c बहुत हाई है, 11, 12, 13 इस प्रकार। तो ऐसी अवस्था में उसको हम गंभीर रूप से लेवे, और हमारे दृष्टि से निदान क्या है ये सोचकर उसकी चिकित्सा करते रहे, इन्वेस्टिगेशन भी करते रहे, और उसमें अगर सुधार होता है तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन क्लिनिकली पेशेंट्स इंप्रूव होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस में कुछ भी सुधार नहीं, ये काफी मरीजों में देखा जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इस प्रकार का हो सकता है कि ये थोड़े सूक्ष्म भाव, ये जो इन्वेस्टिगेशंस के हैं वो थोड़े सूक्ष्म भाव इस प्रकार के हैं, और वहां तक सुधार होने में समय लगेगा, ऐसी एक बात हो सकती है। खास करके जो एनाटॉमिकल चेंजेस हो जाते हैं कैंसर जैसे मरीज में, कोई अवयव इन्वेड हो जाता है, बड़ा लीजन होता है वहां पे इस प्रकार से, तो उसको रिवर्ट करने में काफी समय लगता है। दोषों के स्तर पर अगर कुछ गड़बड़ है तो वो जल्दी ठीक हो सकती है, उसमें जल्दी राहत मिल सकती है। लेकिन धातुओं के स्तर पर अगर इस प्रकार की गड़बड़ हो जाती है, उसमें वैषम्य निर्माण हो जाता है, तो वो आसान नहीं है उसको रिवर्ट करना, इसको काफी समय लगता है, क्योंकि हमारा मार्ग आहार से ही शुरू होता है।
तो आहार में परिवर्तन लाएंगे, अग्नि के बारे में सोचेंगे, तो धीरे धीरे धातु बदलते जाएंगे और फिर धातु से गठित जो अवयव है उसमें परिणाम आएगा। तो 4-5 बरस भी लग सकते हैं। एलोपैथी का कहना है कि 7 बरस में पूरे सेल्स बदल जाते हैं शरीर। तो ज्यादा से ज्यादा 7 वर्षों में पूरा शरीर बदल जा सकता है अगर हम जो आरोग्य संपन्न है, इसी प्रकार की जीवन शैली, इसी प्रकार का जो आहार विहार वगैरह जो है वो करते रहेंगे। All investigation parameters are set according to allopathic medicines. They are decided by allopathic drug research model. वही सही है और उनके हिसाब में ये लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा है कि देखो ये शुगर की गोली ले ली, शुगर कंट्रोल होगी, डायबिटीज की गोली या हाइपरटेंशन की गोली ले ली और हाइपरटेंशन ठीक हो गया। इस प्रकार से दे आर नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू पेशेंट्स हेल्थ कंडीशंस। जहां तक इन पैरामीटर्स का लक्षणों के रूप में कुछ परिणाम सामने आता है, वहां तक इन पैरामीटर्स जब सुधर जाते हैं ये पैरामीटर्स, तो लक्षणों में बदलाव आता है। लेकिन जहां सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, वहां कुछ बदलाव आने का संभव ही नहीं है। इस प्रकार से थायराइड के मरीज को हम देखते हैं, हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, उसकी दवा दे दी और फिर थायराइड नॉर्मल हो गया और जो वजन बढ़ गया था वो कम हो गया, कम हुआ था वो बढ़ गया, ये भी देखते हैं। तो क्लिनिकली पेशेंट्स इंप्रूव हो जाते हैं इस प्रकार। सिर्फ बात ये है कि हमें ये चिकित्सा चालू रखनी पड़ती है। थायराइड की गोली एक बार शुरू हुई तो बंद होने का चांस नहीं रहता। बाद में किसी आयुर्वेद योग इस प्रकार से करेंगे तो शायद ये बात बनती है कि थायराइड की गोली छूट सकती है इस प्रकार। तो उसके साथ जुड़े अगर सिम्टम्स है तो उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। अगर सिम्टम्स है ही नहीं कुछ और सिर्फ पैरामीटर्स को ट्रीट करना है। नरेंद्र पेंडसे ने एक बार जिक्र किया था, एक मरीज रिपोर्ट बार बार दिखा रहा था कि इसमें सुधार नहीं है, इसमें सुधार नहीं है, क्लिनिकली मुझे अच्छा लगता है, लग रहा है इस प्रकार से। तो उसने तंग आकर कह दिया कि मैंने आपको ट्रीटमेंट दी है, इस पेपर को ट्रीटमेंट नहीं दी है। तो फिर भी उसके मन में यह शंका रहेगी ही कि अरे ये नहीं ठीक हुआ तो मैं ठीक नहीं हूँ। ये जो मानसिकता है मरीजों की कि मुझे क्लिनिकली अच्छा लग रहा है लेकिन रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, तो कैसे मैं समझूं कि ये ठीक हो रहा है भीतर वाला। तो हमारे ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स अगर रहेंगे और हमारे ट्रीटमेंट से उन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स में बदलाव आएगा, तो हम उनको बता सकेंगे देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है, इसमें ये सुधार आ रहा है। वातजुष्ट रक्त था, अब फिर से रक्त की जांच की, वातजुष्टता कम हो गई है उसकी, तो हमारे हिसाब में इसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो शुगर का क्या हो गया मालूम नहीं, होगा नहीं होगा ये अलग चीज, हमारी दृष्टि से ये निदान है और ये उसकी चिकित्सा है। तो लोगों को क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स चाहिए। केवल सब्जेक्टिव पैरामीटर्स मुझे ठीक लग रहा है, ये इसके ऊपर संतुष्ट नहीं है। तो उस दृष्टि से हमें थोड़ा देखना चाहिए, इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि वातजुष्ट पित्तजुष्ट बहुजुष्ट रक्त वगैरह पैरामीटर सेट करें और हमारे दृष्टि से फिजिक्स का या केमिस्ट्री का उपयोग करके हमारे पैरामीटर सेट करें। हाँ। तो लोगों तक ये साइंटिफिक कम्युनिटी, सो कॉल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी जो है उनके तरफ हम पहुंच सकेंगे। और इस प्रकार के अगर पैरामीटर्स है तो वो मान जाएंगे, नहीं तो वो नहीं मानेंगे इस प्रकार से। तो ये बहस चलती रहेगी, लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ है कि निदान दोष दोष ये सभी भाव काफी मुश्किल है, काफी समझने में मुश्किल होते हैं। तो
जिस तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, वो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार रुकते हैं, कल चालू रखेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमतु च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः शाम